हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 4 का जो नया टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है उस टेस्ट सीरीज में आज देखेंगे हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 2। इससे पहले टेस्ट सीरीज नंबर 1 जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप जाकर टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ जो है वो इसका पीडीएफ विथ आंसर आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया गया है। आज का जो ये सेट है उसका कट ऑफ है 70। ये जो 70 कट ऑफ है वो बॉयज़ के लिए है, जनरल कैटेगरी के लिए, और ओबीसी कैटेगरी, SC ST और फिर गर्ल्स। आप लोग कुछ कम कट ऑफ एज्यूम कर सकते हैं। चलिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कार्बन का प्राकृतिक सिंक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विघटित तेल भंडार। देखिए, विघटित तेल भंडार जो है वो कार्बन का प्राकृतिक सिंक नहीं है। देखिए, कार्बन का प्राकृतिक सिंक होता क्या है? वह पदार्थ या जलाशय या प्राकृतिक संसाधन जो अनिश्चित अवधि के लिए कुछ कार्बन युक्त रासायनिक यौगिकों को जमा और संग्रहित करता है वो कार्बन सिंक कहलाता है। जैसे कि जलाशय हो गया, वन हो गया, मृदा हो गया, महासागर हो गया, ये सब कार्बन को क्या करता है? संग्रहित करके रखता है, इसलिए इसको कार्बन सिंक कहा जाता है। तो विघटित तेल भंडार जो है वो प्राकृतिक सिंक नहीं है। आगे कह रहा है कि जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम जो है वो किस वर्ष लागू किया गया था। तो यह जो है वो 1974 में लागू किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1974 में। फिर बाद में 1988 में इसे पुनः संशोधित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो कहाँ स्थित है। तो महाबोधि मंदिर जो है वो बिहार के गया जिले के बोधगया में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार में। और बोधगया से आप लोगों को पता ही होगा कि बोधगया में ही बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध जो है वो तपस्या करके अपने ज्ञान की प्राप्ति किए थे। तभी से यह स्थल जो है वो बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस उष्णकटिबंधीय खाद्य फसल के लिए औसतन 27 डिग्री सेल्सियस का तापमान एवं 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। यह पड़ती है चावल के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चावल के लिए। चावल जो है वो भारत का एक प्रमुख खाद्य फसल है और इसका उत्पादन जो है वो सबसे ज़्यादा अगर देशों की बात करते हैं तो चाइना में होता है, और भारत में अगर देखा जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा जो है वो पश्चिम बंगाल में इसका उत्पादन जो है वो होता है। क्लियर है? चलिए, आगे कह रहा है कि एक चीज़ और याद रखिएगा कि केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है वो कटक में स्थित है और चावल का प्रथम प्रमाण जो है वो कोल्डिवा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है वो अभी हम लोगों ने देखा कटक में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कटक में। वहीं अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है वो मनीला में अवस्थित है, जो कि फिलीपींस की राजधानी है। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंकलेश्वर जाना जाता है। तो अंकलेश्वर किस लिए जाना जाता है? यह गुजरात राज्य में पेट्रोलियम का एक उत्पादक क्षेत्र है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तेल के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं। तो लक्षद्वीप के लोग जो है वो मलयालम भाषा का उपयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मलयालम भाषा का। लक्षद्वीप जो है वो एक प्रवाल द्वीप है। यह केरल हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है और यह जो है वो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। साथ ही साथ याद रखिएगा जो मिनिकॉय है वो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वो कलपक्कम में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कलपक्कम में। देखिए, कुछ परमाणु अनुसंधान केंद्र जैसे कि भारत में कौन कौन से हैं, जैसे कि है तारापुर, नरोरा, काकरापारा, कुंडनकुलम, रूपपुर, ये सब में भारत में परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वो स्थित है, जिसमें तारापुर परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वो भारत में सबसे पहले स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो कभी भी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे। मोहम्मद हामिद अंसारी, अभी जस्ट रिसेंटली इनका 10 वर्षों का 2 कार्यकाल जो है वो उपराष्ट्रपति का हुआ है पूरा, तो यह तो उपराष्ट्रपति रहे ही हैं। फिर कह रहा है रामास्वामी वेंकटरमन। रामास्वामी वेंकटरमन की बात करते हैं तो ये 1984 से लेकर 1987 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं। शंकर दयाल शर्मा की बात करते हैं
तो शंकर दयाल शर्मा जो है वो 1987 से लेकर 1992 तक उपराष्ट्रपति रहे। एपीजे अब्दुल कलाम कभी उपराष्ट्रपति नहीं रहे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। वहीं उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति का पद का सृजन जो है वो अनुच्छेद 63 के अधीन है और यह जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में अगर बात करते हैं तो वर्तमान में एम वेंकैया नायडू जो है वो भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर कार्यरत हैं। आगे कह रहा है कि किसे व्यवहारिक मनोविज्ञान यानी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का जनक माना जाता है। तो यह किसको माना जाता है? यह माना जाता है विल्हेम वुंदर्ट को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन जो है वो किया गया था। तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन जो है वो 1951 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1951 में। देखिए, भारतीय संसद जो है वो 1950 में जमींदारी अनुमूलन अधिनियम पारित किया था और इसी के कारण इसको लागू करने के लिए संविधान में संशोधन जो है वो आवश्यक हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1951। आगे कह रहा है कि अच्छा, 1951 से एक चीज़ याद रखिएगा कि यह जो पहला संशोधन हुआ था इसी के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। क्लियर है? चलिए आगे कह रहा है कि फूल में गर्भ केसर है। तो फूल में गर्भ केसर एक मादा प्रजनन अंग है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि नवकलेश्वर उत्सव जो है वो किस राज्य से संबंधित है। तो नवकलेश्वर उत्सव जो है वो उड़ीसा से संबंधित है। ये एक्चुअली उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिरों से जुड़ा एक प्राचीन उत्सव है। इस उत्सव में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां जो है वो स्थापित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गोदावरी नदी का उद्गम जो है वो किस स्थान से होता है। तो गोदावरी नदी का उद्गम जो है वो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग पढ़े ही होंगे कि नासिक जिले के त्र्यंबक गांव की पहाड़ी से गोदावरी नदी जो है वो निकलती है। गोदावरी नदी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है जो कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसको वृद्ध गंगा और दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कुछ सहायक नदियां भी हैं जैसे पेन गंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, बैन गंगा, ये सब इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। आगे कह रहा है कि भारत के भीम यूपीआई को हाल ही में किस देश में लॉन्च किया गया। तो भारत के भीम यूपीआई को हाल ही में भूटान में लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, भूटान में। आगे कह रहा है कि भारतीय मूल के किस शतरंज खिलाड़ी ने दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है अभिमन्यु मिश्रा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अभिमन्यु मिश्रा। आगे कह रहा है कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2020 में भारत निम्न में से कौन से स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें भारत का जो स्थान प्राप्त हुआ है वो 20वां स्थान है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 20वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं। तो उनका नाम है विराट कोहली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि योगीराज बाबा गंभीरनाथ ऑडिटोरियम एंड कल्चरल सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो यह किया गया है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि रेडियो एक्टिव नमूने का द्रव्यमान दुगना होता है तो नमूने की सक्रियता और विघटन नियतांक जो है वो क्रमशः, तो नमूने का जो सक्रियता होगा वो क्या होगा? बढ़ेगा और विघटन नियतांक जो होगा वो सामान्य रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ेगी और सामान्य रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर धनायन है। तो ये अल्फा किरणों पर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा और बीटा किरणें की खोज जो है बेकरमेल के द्वारा किया गया था, लेकिन नाम जो है वो इसका रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने इलेक्ट्रॉनों के पथ पर दीर्घवृत्तीय कक्षकों का प्रवेश कराकर बोर मॉडल को रूपांतरित किया है। तो यह किसने किया है? सोमरफील्ड ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सोमरफील्ड मॉडल। सोमरफील्ड मॉडल का प्रमुख तथ्य क्या है कि परमाणु नाभिक के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाता है। वहीं अगर हम लोग थॉमसन की बात करते हैं तो थॉमसन मॉडल का प्रमुख तथ्य था कि इन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। और रदरफोर्ड की बात करते हैं तो इनका प्रमुख तथ्य था कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान जो है वो उसके केंद्र में केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइडों में ऑक्सीजन के विभिन्न अनुपात किस नियम की पुष्टि करते हैं। तो यह जो है वो गणित अनुपात का नियम का पुष्टि करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गणित अनुपात का नियम। वहीं याद रखिएगा यह नियम जो है वो 1803 में जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जैकबाड़ी परियोजना जो कि सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है किस नदी पर स्थित है? तो यह जो है वो गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी पर। और वहीं भारत की अगर प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना पूछता है तो वो डीवीसी है, जो कि 1948 में जिसका की स्थापना किया गया था। आगे कह रहा है कि सबरी कार्तिक कौन है? तो सबरी कार्तिक एक प्रसिद्ध भारतीय कराटे चैंपियन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि डिब्रू साइखोवा, नामेरी, औरंग, ये सब नेशनल पार्क जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो ये सब किस में है? आसाम में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, असम में। वो आप एक याद करने वाला वो असम का है, तो जो जिस सारा नेशनल पार्क हम लोग शॉर्टकट्स याद करते हैं, माना, नमेरी, करादी, सादी, काजीरंगा, ऐसे करके कुछ है ना। चलिए आगे कह रहा है भारतीय मुद्रा के नोट जो है वो कहाँ मुद्रित किए जाते हैं? तो भारतीय मुद्रा के नोट जो है वो नासिक में मुद्रित किए जाते हैं। क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नासिक में किए जाते हैं। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहाँ है? नासिक में है। आगे कह रहा है माले जो है वो किस देश की राजधानी है? तो माले मालदीव की राजधानी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मालदीव की राजधानी है। मालदीव की अगर बात करते हैं तो यह दक्षिण एशिया में हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप देश है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि प्लैनेट 9 क्या है? तो प्लैनेट 9 बाहरी सौर प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। और यह जो है वो पृथ्वी से 10 गुना और प्लूटो से 5,000 गुना जो है वो बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि मसाई मारा नेशनल रिजर्व कहाँ है? तो मसाई मारा नेशनल रिजर्व जो है वो केन्या में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केन्या में। यह जगह जो है वो अफ्रीकन सफारी के लिए प्रसिद्ध है और इस अभ्यारण्य को शेरों का देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा मसाई मारा से, एक मसाई जनजाति है जो कि तंजानिया, केनिया और युगांडा क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? यह आपसे पूछ रहा है। कह रहा है कि इसे 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। ये बिल्कुल सही है। कह रहा है यह एक लघु गणकीय पैमाना है। ये भी बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है इसे भूकंप मापी के उपयोग के द्वारा नापा जा सकता है। ये भी बिल्कुल सही है। रिक्टर पैमाने पर 8-9 तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप। ये गलत है, क्योंकि 8-9 तीव्रता का मतलब तो हो जाएगा कि बहुत विनाशकारी भूकंप आ चुका है। क्योंकि देखिए रिक्टर पैमाने में एक अंक का जो अंतर होता है वो भूकंप की तीव्रता को 10 गुना बढ़ा देता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है वो किस वर्ष हुआ था? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है वो किस वर्ष हुआ था? 1944 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1944 में। वहीं 1944 में ही ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में यूएसए के न्यू हैम्पशायर नामक स्थान पर आयोजित किया गया था। क्लियर है? एक चीज़ और याद रखिएगा, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के ही परिणाम स्वरूप आईबीआरडी और आईएमएफ की स्थापना की गई थी और इसीलिए इसको ब्रेटन वुड्स का जुड़वा संतान का नाम भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मिलान करने के लिए आर्य समाज की बात करते हैं तो आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा? 1875 में बंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो आर्य समाज किसके साथ मैच करेगा? दयानंद सरस्वती के साथ। रामकिशन मिशन की बात करते हैं तो रामकिशन मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ये स्वामी विवेकानंद के साथ मैच करेगा। दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की बात कीजिएगा तो वो जी अगरकर के साथ मैच करेगा। और देव समाज की अगर बात कीजिएगा तो देव समाज की स्थापना 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। तो यह जो है वो शिव नारायण अग्निहोत्री के साथ मैच करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केटू पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही जो है वो कौन बने हैं? यह पूछ रहा है। तो सबसे कम उम्र के पर्वतारोही जो बने हैं उनका नाम है सहरोज कासिफ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ये शायद पाकिस्तान के ही हैं। हाँ, पाकिस्तान के ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ज्वालामुखी विस्फोट से किस देश में एक नया द्वीप बना है? तो ज्वालामुखी विस्फोट से जापान में बना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत में ई कॉमर्स जो है वो कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो भारत में ई कॉमर्स जो है वो 25% बढ़ा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 25% बढ़ा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग लगवाया था? तो किसने लगवाया था? शाहजहां ने लगवाया। अच्छा, शालीमार बाग पूछ रहा है कि किसने लगवाया था? तो यह लगवाया था जहांगीर ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर ने। जहांगीर के द्वारा ही शालीमार बाग का निर्माण भी करवाया गया था। जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक था? इसका जहाँ शासनकाल था 1605 से लेकर 1627 तक। और मुगल काल का चित्रकला की दृष्टि से स्वर्ण काल भी जहांगीर के शासनकाल को ही कहा जाता है। क्लियर है। वहीं बात अगर अकबर की करते हैं तो अकबर का शासनकाल था 1556 से लेकर 1605 और इसको हिंदी साहित्य के दृष्टि से स्वर्णकाल माना जाता है। शाहजहां की बात कीजिएगा तो शाहजहां का शासनकाल था 1628 से लेकर 1658 और इसको वास्तुकला की दृष्टि से मुगल काल का स्वर्णकाल माना जाता है। दारा सिकोह तो आपको पता ही होगा, यह शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था जो कि उत्तराधिकार युद्ध में फिर पराजित हो जाता है। आगे कह रहा है कि मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में प्रकाष्ठा प्राप्त की थी? तो अभी हम लोगों ने देखा जहांगीर के शासनकाल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका शासनकाल था 1605 से लेकर 1627 और जहांगीर के दरबार में उस्ताद मंसूर, बिशनदास, अबुल हसन ये सब जो थे वो कुछ महान कलाकार थे। और जहांगीर से एक और चीज़ याद रखिएगा कि इसने आगरा में एक चित्रणशाला की भी स्थापना करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अरुणा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो इनको किया जाता है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, महात्मा गांधी के आह्वान पर 1942 के जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसमें अरुणा आसफ अली जो है वो सक्रिय रूप से हिस्सा लिए थे। इतना ही नहीं, जब सभी जो प्रमुख नेता थे उनको जब गिरफ्तार कर लिया गया था तो अरुणा आसफ अली ने अद्भुत शौर्य का परिचय देते हुए 9 अगस्त के दिन मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराकर अंग्रेजों को देश छोड़ने की खुली चुनौती दे डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 40 कि बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो कार्ले किस राज्य में स्थित है? यह महाराष्ट्र में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। जो कार्ले की गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र के लोनावाला के निकट कार्ली में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। और इस गुफाओं के स्तंभों पर बुद्ध की मूर्तियां मिलती है और ब्राह्मी लिपि के उल्लेख में कुछ उत्कीर्ण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मालविकाग्निमित्रम किसने लिखा है? तो यह जो है वो कालिदास की पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कालिदास। कालिदास की और भी पुस्तकें कुछ याद रखिएगा, जैसे अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहार, मेघदूतम, रघुवंशम, ये सब जो है वो कालिदास की कुछ प्रसिद्ध पुस्तक हैं। कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त के नवरत्नों में शामिल थे और यह भारत में संस्कृत के सबसे बड़े विद्वान भी थे। आगे कह रहा है कि वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है वो किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो यह जो है वो पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पिंगली वेंकैया के द्वारा। इसमें केसरिया, श्वेत और हरा रंग है। इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात जो है वो 3:2 है और इसमें 24 तीलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा शुरू किया गया बिहार के पहले पक्षी महोत्सव का नाम क्या है? तो उसका नाम है क्या? कलरब। कलक नहीं है, ये कलरब है। कल्लब पक्षी उत्सव था हुआ था जो कि जमुई जिले के नागीनट्टी में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन जो है वो कहाँ पर हुआ था? तो संयुक्त अधिवेशन हुआ था 1916 का कहाँ? लखनऊ अधिवेशन, जिसमें कि गर्म दल और नरम दल के बीच जो है वो एकता स्थापित हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ अधिवेशन 1916, जिसकी अध्यक्षता जो है वो अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। और यही लखनऊ अधिवेशन में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की जो मांग है वो औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था, जो कि फिर आगे जाके एक बहुत बड़ी भूल साबित हो जाता है। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों का अग्रगामी था? यह बात कर रहा है राजाराम मोहन राय की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राजाराम मोहन राय। राजाराम मोहन राय की अगर बात करते हैं तो इनको भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, भारतीय पूर्ण जागरण का पिता, अग्रदूत, मसीहा, अतीत और भविष्य का सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, प्रथम आधुनिक पुरुष, युग दूत, ये सब जो है वो राजाराम मोहन राय को ही कहा जाता है। एक चीज़ और याद रखिएगा, इन्होंने 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की भी स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा नगर की स्थापना जो है वो सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। सिकंदर लोदी का टेन्योर कब से कब था? 1489 से लेकर 1517 तक था
और ये 1504 में आगरा शहर की स्थापना करता है और 1506 में फिर आगरा को राजधानी बना लेता है। तो फिर बाद में आप लोगों को पता ही होगा 1638 में फिर शाहजहाँ जो है वो आगरा के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बना लेता है। क्लियर है? चलिए, सिकंदर लोदी से एक चीज़ और याद रखिएगा, सिकंदर लोदी जो था वो ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कोलंबस ने 1492 में किस स्थान की खोज की थी? तो कोलंबस जो है वो अमेरिका का खोज किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका का खोज किया था। ये जो क्रिस्टोफर कोलंबस था वो बेनिस का यात्री था, ध्यान रखिएगा। भारत खोजने निकला था लेकिन खोज दिया अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोप में चांदी का आयात जो है वो मुख्य रूप से कहाँ से होता है? तो यूरोप में चांदी का आयात जो है वो मुख्य रूप से मैक्सिको से होता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्सिको से। विश्व में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन भी जो है वो मैक्सिको में ही होता है। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले भारत में सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन, तब राजस्थान में होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है, यह आपको बताना है। कह रहा है इंटेलिजेंस क्वोशेंट, यही नहीं है। स्पीड है, एक्यूरेसी है, डेटा स्टोरेज भी है, ये नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समान परिस्थितियों में पेट की आंतरिक परत को अम्ल की क्रिया से कौन बचाता है? तो वो बचाता है बलगम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बलगम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शेड्स ऑफ सैफ्रॉन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक का नाम है शेड्स ऑफ सैफ्रॉन फ्रॉम वाजपेयी टू मोदी और इस पुस्तक के लेखक हैं सबा नकवी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सबा नकवी। आगे कह रहा है कि भारत का 100वां अंतरिक्ष अभियान कब शुरू किया गया था? तो भारत का 100वां अंतरिक्ष अभियान जो है वो 2012 में शुरू किया गया था, सितंबर 2012। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सितंबर 2012। आगे कह रहा है कि पौधे में प्रोटीन और संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है किसका? नाइट्रोजन का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। हमारे वायुमंडल में लगभग 78% भाग जो है वो नाइट्रोजन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूचनाओं के संचय न्यूरॉन के किस भाग में होता है? तो सूचनाओं का संचय जो है वो न्यूरॉन के किस भाग में होता है? तो वो दुम्रासम में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है वो बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी से संबंध था जयप्रकाश नारायण का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण। देखिए 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्र, इन लोगों के द्वारा किया गया था। फिर 1934 में पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होती है, जिसके अध्यक्ष जो थे वो आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जो थे वो जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण से एक चीज़ और याद रखिएगा, इनकी एक बहुत फेमस पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है समाजवाद क्यों। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन का परिणाम यही हुआ था कि हिंदू मुसलमान मतभेदों में कमी आई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। और इसीलिए गांधी जी जो थे वो हिंदू मुस्लिम एकता का खिलाफत आंदोलन को एक ऐसा सुनहरा अवसर बताया था जो कि आगे जाकर 100 वर्षों में भी कभी नहीं आएगा। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिएगा, 17 अक्टूबर को संपूर्ण देश में खिलाफत दिवस चलाया गया था, 17 अक्टूबर को। और अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की जो प्रथम बैठक हुई थी वो दिल्ली में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? तो लाहौर अधिवेशन में प्रस्तुत किए थे जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। यह बात है 1929 की, जब लाहौर में अधिवेशन होता है, उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प को लेकर तैयार किया गया था और भारत की पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य जो है वो पारित किया गया था। और इसी अधिवेशन में यह कहा गया था कि 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे? तो यह जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। विनोबा भावे से और याद रखिएगा, विनोबा भावे ने एक भूदान आंदोलन शुरू किया था, आंध्र प्रदेश से शुरू किया था। इन्होंने 1940 में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ हुआ था उसके प्रथम सत्याग्रही भी विनोबा भावे थे और पवनार आश्रम का संबंध भी जो है वो विनोबा भावे से ही है। क्लियर है? अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जो टॉपिक वाइज टेस्ट था उसका कितना यूज है। ठीक है, अब देख लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री
हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री ऑलमोस्ट कंप्लीट है, और हिस्ट्री पूरा आप मान के चलिए कि टॉपिक वाइज टेस्ट में कंप्लीट ही है। अब आप एक चीज़ बताइए, दोस्त जितना भी आप सेट लगा रहे हैं, क्या कोई ऐसा क्वेश्चन है हिस्ट्री का जो टॉपिक वाइज सेट में नहीं करवाया गया था? कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, एक सिंगल ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो टॉपिक वाइज टेस्ट में नहीं करवाया गया था। तो इसलिए टॉपिक वाइज टेस्ट का इंपॉर्टेंस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली जो है वो समाप्त की थी? तो समाप्त किया था किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। इसका टेन्योर था 1772 से लेकर 1784 तक। अच्छा, द्वैध शासन प्रणाली के जनक पूछा जाता है कि एग्जाम में, तो जनक अगर पूछा जाएगा तब होंगे लियोनस कार्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो लाल प्रकाश जो है वो सबसे अधिक चाल से चलता है। क्योंकि देखिए, आप लोग ये चीज़ तो पढ़े ही होंगे कि जिस रंग का प्रकीर्णन जितना कम होता है उतनी ही अधिक दूरी तय करती है। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य के अधिक होने के कारण ही इसका प्रकीर्णन जो है वो सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़के का भार जो है वो 300 न्यूटन है। एक मकान की दूसरी मंजिल जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है तक चढ़ने के बाद वह वापस नीचे आ जाता है, तो वह कितना कार्य करता है? देखिए, वापस नीचे आ जा रहा है मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? प्रारंभिक और अंतिम बिंदु जो है वो सामान्य है, यानी कि यहाँ कार्य जो होगा वो शून्य होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्य जो होगा वो यहाँ पे 0 होगा। कार्य अधिकतम कब होता है? कार्य अधिकतम होगा जब बल और विस्थापन एक दूसरे के समांतर होगा। और कार्य शून्य कब होगा? जब बल और विस्थापन एक दूसरे से लंबवत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण तुला जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो साधारण तुला जो है वो बल युग्म के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बल युग्म के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक्चुअली किसी वस्तु पर दो बराबर किंतु विपरीत दिशाओं में कार्य करने वाले समांतर बलों को हम लोग क्या कहते हैं? बल युग्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 8 डायोप्टर तथा -10 डायोप्टर के दो लेंसों को जोड़कर एक लेंस बनाया गया। इस लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी कितनी है? देखिए, लेंस की क्षमता तो आप लोग P1 + P2 कर दीजिएगा। तो P1 + P2, P1 है 8 डायोप्टर और P2 है -10 डायोप्टर, तो कितना हो जाएगा? -2 डायोप्टर। ठीक है, और फिर कह रहा है कि इसका क्या है? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी के लिए 100/P कर दीजिएगा सेंटीमीटर। तो 100/P के जगह -2 रखिएगा तो कितना आ जाएगा? -50 सेंटीमीटर। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा -2 डायोप्टर और -50 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है भारत में 16 वन जो है वो पाए जाते हैं। तो भारत में 16 वन की अगर बात करते हैं तो वो नीलगिरी पहाड़ियों पर हाँ पाया जाता है, अन्नामलाई पहाड़ियों पर भी पाया जाता है और पालनी पहाड़ियों पर भी पाया, विंध्याचल पहाड़ियों पर नहीं पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 3 और 4 पे पाया जाता है, विंध्याचल पहाड़ियों पे नहीं पाया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है मैंग्रोव वनस्पति के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक जो हैं वो आवश्यक हैं? यह आपसे पूछ रहा है। लवणीय दलदल, हाँ आवश्यक हैं। ज्वारीय संकरीय खाड़ी भी आवश्यक है। 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक की औसत वार्षिक वर्षा, ये सुमेलित ये नहीं है, क्योंकि देखिए वर्षा की मात्रा का मैंग्रोव वनस्पति के विकास के साथ कोई सीधा संबंध नहीं है, तो ये नहीं होगा। पंख मैदान ये होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, मैंग्रोव वन जो है याद रखिएगा यह जैव विविधता की दृष्टि से बहुत उपयोगी है, और मैंग्रोव वन के लिए जो सुंदरबन का डेल्टा है वो विश्व विख्यात है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित युग में से कौन जो है वो सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। कह रहा है कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य जो है वो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के समीप स्थित है, और यह जो है वो भारत में सुंदरबन डेल्टा के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। क्लियर है? फिर कह रहा है ओखला पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश सुमेलित है। अचान कमार वन्यजीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ सुमेलित है। फकीम वन्यजीव अभयारण्य मेघालय सुमेलित नहीं है, क्योंकि यह नागालैंड में है। तो दूसरा और तीसरा सुमेलित है, तो और पहला और चौथा जो है वो गलत है। तो यहाँ कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, तब आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और कौन सुमेलित नहीं है, यह आप कौन सा सही सुमेलित नहीं है यह आपको बताना है। कह रहा है कि बृहद हिमालय, हाँ बृहद हिमालय फोटुला, पीर पंजाल खारदुंगला और जास्कर बनिहाल, तो यहाँ कोई सुमेलित नहीं है। बृहद हिमालय फोटला ये सुमेलित नहीं है। पीर पंजाल खारदुंगला भी सुमेलित नहीं है, क्योंकि खारदुंगला जो है वो लेह जिले में है,
और जास्कर बनिहाल ये भी सम्मिलित नहीं है, क्योंकि बनिहाल दर्रा जो है वो पीर पंजाल श्रेणी में अवस्थित है। तो तीनों में से कोई सम्मिलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि डीफू दर्रा स्थित है। तो डीफू दर्रा जो है वो अरुणाचल हिमालय में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका की नदियों में निम्नलिखित में से किस नदी द्रोणी क्षेत्र को कपास की पेटी के नाम से जाना जाता है। तो यह मिसिसिपी नदी द्रोणी का जो दक्षिणी भाग है वो कपास उत्पादन के लिए अनुकूल है, इसीलिए इसको कपास की पेटी यानी कि कॉटन बेल्ट के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मिसिसिपी। कपास की अगर बात करते हैं तो कपास के लिए काली मिट्टी जो है वो सबसे उपयुक्त मानी जाती है, और भारत में गुजरात और महाराष्ट्र जो है वो कपास का मुख्य उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केन नहर परियोजना उत्तर प्रदेश एवं अन्य किस राज्य की संयुक्त परियोजना है। तो केन नहर परियोजना जो है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य की एक संयुक्त परियोजना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। केन नदी आप लोगों को पता ही होगा कि केन नदी का जो उद्गम स्थान है वो मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले से निकलकर उत्तर प्रदेश में फिर जाके वो यमुना नदी में मिल जाती है। आगे कह रहा है टोक्यो ओलंपिक 2020 की पदक तालिका में शीर्ष देश कौन है। तो शीर्ष देश है अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। अमेरिका जो है वो 113 मेडल के साथ पहले स्थान पर है, जिसमें कि 39 गोल्ड है, 41 सिल्वर है और 33 ब्रॉन्ज है। भारत का रैंकिंग में स्थान है 48वें स्थान पर भारत है। भारत 7 पदक जीता है, जिसमें 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निकोल पाशिंसन किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं। तो यह किस देश के प्रधानमंत्री बने, आर्मेनिया के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि अंबुबाची महोत्सव जो है वो कहाँ मनाया गया है। तो अंबुबाची महोत्सव असम में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, असम में। असम से और भी याद रखिएगा, जैसे शिल्प ग्राम महोत्सव 2021, बांचुबा महोत्सव, चाय महोत्सव, माघ बिहू महोत्सव, ये सब जो है वो असम में हुआ है। कह रहा है कि आदिति अशोक ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस खेल की प्रतिस्पर्धा में भारत की ओर से भाग ली हैं। तो ये जो है वो गोल्फ में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्फ। आगे कह रहा है यूनेस्को ने भारत में कितने विश्व धरोहर स्थलों को अपनी सूची में शामिल किया। तो अभी रिसेंटली 6 शामिल किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 6। भारत में हेरिटेज साइट 38। आगे कह रहा है कि मानव शरीर में 2 हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती हैं। तो मानव शरीर की 2 हड्डियां जो है वो आपस में लिगामेंट से जुड़ी रहती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थि बंध यानी कि लिगामेंट से जुड़ी रहती है। हड्डियों की बात कीजिएगा तो जो जांघ की हड्डी होती है फीमर, वो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, और कान की हड्डी जो होती है वो स्टेपेज, वो शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। सॉरी। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो मार्सुपिलियस का उदाहरण है। तो यह है कंगारू। देखिए ये एक्चुअली होता क्या है, मार्सुपिलियस ये स्तनधारी जानवरों का एक वर्ग है जो कि अपने बच्चों को अपने पेट के पास बनी एक थैले में रख कर चलती है, तो वो कंगारू चलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, कंगारू। कंगारू जो है वो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है रासायनिक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों से पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की संपन्नता को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है यूट्रोफिकेशन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यूट्रोफिकेशन। देखिए जब जल स्रोत में नाइट्रोजन फास्फोट और पोटेशियम की मात्रा जब बढ़ जाती है तो जलीय जीवों की संख्या में वृद्धि हो जाता है, और इसी को क्या कहा जाता है, यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, इसकी कमी से रतौंधी रोग, और इसका अच्छा स्रोत है गाजर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गाजर। आगे कह रहा है कि हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है। तो हमारे शरीर में लगभग 0.4% जो होता है वो नमक होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नमक से याद रखिएगा एक NaCl, NaCl को क्या कहा जाता है, टेबल सॉल्ट कहा जाता है। आगे कह रहा है कि ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन से वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। तो ट्यूबरक्लोसिस से बचने के लिए BCG का टीका लगाया जाता है, बेसिलस कैलमेटर ग्यूरिन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, BCG। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा विषय जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। राज्य सूची में अंतर्गत आता है। रोजगार और बेरोजगार ये नहीं आता है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भी नहीं आता है। भूमि और भवन पर कर किया आता है।
देखिए भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, सिंचाई, स्थानीय शासन, ये सब जो है वो राज्य सूची का विषय है। ठीक है, राज्य सूची में मूल रूप से 66 विषय शामिल किए गए थे। वर्तमान में 59 विषय है जीएसटी लागू होने के बाद। ठीक है, राज्य सूची में उन विषयों को शामिल किया जाता है जो स्थानीय महत्व के हैं पर जिन पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो राज्य विधानमंडल को है। आगे कह रहा है अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितने सीटें आरक्षित हैं। आप लोग एक पढ़े होंगे 2002 में जिसका गठन हुआ था परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग जो वो था वो लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 और अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 स्थान जो है वो आरक्षित किया था। यहाँ आपसे पूछ रहा है अनुसूचित जनजाति, तो आपका आंसर होगा 47। लोकसभा की बात करते हैं तो मूल संविधान में लोकसभा की सीटों की संख्या 500, लेकिन अभी इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है वो कितनी है, 552। ठीक है, अभी जो 2 सदस्य मनोनयन होते हैं थे उसको भी खत्म कर दिया गया, ध्यान रखिएगा। 126वें संविधान संशोधन विधेयक और 104वां संविधान संशोधन एक्ट के द्वारा जो लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के जो 2 सदस्य मनोनीत होते थे उनकी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद राष्ट्रीय योजना की उन्नति पर चर्चा करती है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के उपाय सुझाती है, ये भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देश प्रदान करती है, ये भी सही है। योजना में धन आवंटन सुझाती है, ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3 जो है वो यहाँ पे सही है। इसका गठन कब हुआ था? 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ और इसका अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं वो इसके सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच क्या संबंध होता है? मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान है, बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, यह भी बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माता, संचालक, निर्देशक तथा सहायकर्ता है, यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी जो है वो सही है। आगे कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति का क्या अर्थ है? तो न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति का अर्थ है संसद द्वारा निर्मित विधि की संवैधानिकता की जांच करना, हाँ है। कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जांच करना, ये भी है। और संविधान के विरुद्ध पाए जाने पर उसे असंवैधानिक घोषित करना, ये भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। न्यायिक पुनर्वलोकन जो है वो यूएसए के संविधान से लिया गया है और भारत में अनुच्छेद 137 में न्यायिक पुनर्वलोकन शक्ति का जो है वो उल्लेख जो है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित करता है? देखिए आपातकाल 3 तरह के हैं, 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपातकाल, जो कि अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। यहाँ आपसे पूछ रहा है राष्ट्रीय आपातकाल, तो आपका आंसर जो होगा वो होगा अनुच्छेद 352। राष्ट्रीय आपातकाल से एक चीज़ याद रखिएगा कि राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति की घोषणा के 1 माह के अंदर संसद के द्वारा इसका अनुमोदन जो है वो अनिवार्य है। आगे कह रहा है कि आईएमएफ की स्थापना कब किया गया था? तो आईएमएफ की स्थापना जो है वो 1945 में किया गया था। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक इन दोनों का औपचारिक रूप से स्थापना जो है वो 27 दिसंबर 1945 को ही किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1945। आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आगे कह रहा है वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है। तो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को चालू मूल्यों और स्थिर मूल्यों दोनों पर मापा जाता है, लेकिन इन दोनों में अस्थिर मूल्यों को ही ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्थिर दामों पर। क्लियर है? और ये होता क्या है सकल घरेलू उत्पाद? इसके अंतर्गत एक वर्ष में देश के अंदर जो उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं का जो योग होता है वही सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। आगे कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग निम्न में से प्राप्त होता है। तो भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग जो है वो सेवा क्षेत्र यानी कि तृतीयक सेक्टर से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तृतीयक सेक्टर से। लगभग भारत के जीडीपी में 54% से अधिक योगदान है तृतीयक सेक्टर का। क्लियर है? चलिए एक और याद रखिएगा, कृषि क्षेत्र का योगदान पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2020-21 के जीडीपी जो बजट है उसके अकॉर्डिंग 2020-21 में कृषि क्षेत्र में जीडीपी का जो योगदान है, जीडीपी में जो कृषि क्षेत्र का जो योगदान है वो 19.19% है। आगे कह रहा है कि भारत में स्थापित सबसे पहला सफल लोहा इस्पात कंपनी कौन है? तो वो है टिस्को, टाटा लोहा और इस्पात कंपनी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, टिस्को। टिस्को की स्थापना जो है वो 1907 में किया गया था और भारत में बोकारो को स्टील सिटी कहा जाता है जो कि झारखंड में है।
आगे कह रहा है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी जो है वो बिहार में स्थित है, ये आपसे पूछ रहा है। यहाँ अनुपम झील, हाँ अनुपम झील ही बिहार में स्थित है, ये बिहार के कैमूर में स्थित है। जो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है उसी की सीमा में यह स्थित है अनुपम झील। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है वो धारबार भू स्तरीय रचना वाला नहीं है, तो वो है रोहतास जिला। देखिए रोहतास जो है वो धारबार भू स्तरीय रचना वाला नहीं है, क्योंकि बिहार में भू स्तरीय रचने वाले जो जिला है वो दक्षिण पूर्व बिहार में है, और रोहतास जो है वो दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। आगे कह रहा है बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पोडमोंट स्वैम्प मिट्टी जो है वो पाई जाती है, तो यह पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी चंपारण में। आगे कह रहा है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है, तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत के संविधान में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयुक्त और चुनाव से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें अनुच्छेद 324 के अधीन निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। अनुच्छेद 325 कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति या किसी अन्य आधार पर मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। निर्वाचन आयोग की बात कीजिएगा तो निर्वाचन आयोग एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उसमें। अभी तत्काल में देखा जाए तो सुशील चंद्रा जो हैं वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, और अन्य निर्वाचन आयुक्त में है राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे। और अगर प्रथम निर्वाचन आयुक्त की बात कीजिएगा तो उनका नाम था सुकुमार सिंह। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो कैसा आप लोगों को लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग एटलीस्ट 1 सेकंड का टाइम निकाल के कमेंट तो ज़रूर ही कर सकते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। इसका अगर आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए आप वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया, और वहाँ जो ग्रुप आएगा वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका PDF विथ आंसर आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।